बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस साहब से ईदी मांगते रहे, उनको ईदी मिली कि नहीं मिली, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाज ईसा साहब को एक खत लिखकर खरी खरी सुना दी, बहुत गिले शिकवे किए। क्या खत था, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी को जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, बड़े इस हवाले से चर्चे हो रहे थे कि बुशरा बीबी को जहर दे दिया। बुशरा बीबी भी बड़ा चीख चिल्ला रही थी, इमरान खान साहब भी बड़ा रौला शौला डाल रहे थे कि मेरी बीवी को जहर दे दिया। तो अब उनके जाती मौलज ने उनका मुआयना किया और एक रिपोर्ट जारी की और ये क्लियर कर दिया कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका मिला, उनकी एक कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एमएनए जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, अब वो लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुका है। इसकी क्या तफसीलात है, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के वकला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश करते रहे, मतलब कि ईदी मांगते रहे। बाकायदा बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि आपने पूरे रमज़ान में बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी भाग दौड़ की है, तो कम से कम हमें ईदी तो मिलनी चाहिए। चलें, आप अगर हमें मुनासिब समझें तो हमें ईदी दे दें ताकि हमारी ईद अच्छी गुजर जाए। और अगर आप समझते हैं कि हमारा केस अच्छा है तो फिर हमें रिलीफ मिलना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारा केस अच्छा नहीं है और प्रोसिक्यूशन का केस अच्छा है, गवर्नमेंट का केस अच्छा है, तो फिर आप उनको ईदी दे दें। चलो, कम से कम किसी एक की तो ईद अच्छी गुजरनी चाहिए ना। ये दरअसल आज चूंकि साइफर केस की अपील में समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इमरान खान के वकला ने पूरी कोशिश की कि इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए। बल्कि इमरान खान साहब के वकला तो काफी दिनों से ये कह रहे थे कि खान साहब ईद से पहले पहले घर वापस आ जाएंगे। तो मैंने अपने पहले भी एक वीलाग में ये कहा था कि ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। अगर साइफर केस में इमरान खान साहब की सजा की मौतली हो भी जाती है या कि उनको बरी भी कर दिया जाता है, तो इसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ इसके अलावा भी और काफी सारे केसेस मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के साइफर केस की आज समाअत हुई, लेकिन किसी को भी ईदी नहीं मिल सकी। ना प्रोसिक्यूशन को ईदी मिली, ना डिफेंस को मिली। इमरान खान साहब के वकला को इस हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ा। और चूंकि साइफर केस में एडजर्नमेंट दे दी गई है, इसमें अब ईद के बाद की डेट फिक्स की गई है 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल को इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। क्या होता है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसमें जस्टिस साहब ने इमरान खान के वकला से कहा कि इस केस के मेरिट्स को देखने के बाद इसका फैसला हो सकता है। आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हमने प्रोसिक्यूशन को भी अभी सुनना है और इसके जितने भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हो जाने के बाद इस केस का फैसला किया जाएगा। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि साइफर केस में इमरान खान की जमानत होने का इम्कान किस हद तक है, अदालत क्या कर सकती है। देखिए, अदालत के पास तीन किस्म के ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनके पास एक तो अपील पेंडिंग है और एक उनके पास सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से एप्लीकेशन है कि उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाए। अदालत ये कर सकती है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से यानी कि सजा की मुअत्तली के हवाले से पटिशन हाईकोर्ट के पास है, उसको मंजूर कर ले, सजा को मुअत्तल कर दे, अपील को पेंडिंग रख ले और इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी कर दे। इसमें साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल है। एप्लीकेशन को खारिज कर दे या केस को रिमांड कर दे, अदालत के पास इख्तियार मौजूद है। देखिए, जिस तरह से इस केस के अंदर बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं, इस केस के अगर मेरिट्स को हम एक लम्हे के लिए छोड़ भी दें, तो कम से कम हर मुल्जम का यह राइट है कि उसके खिलाफ जो भी शहादत आती है, तो मुल्जम को यह कानूनी तौर पर हक दिया जाता है कि आपके खिलाफ फलां फलां शहादत आई है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। इसको कानून में कहते हैं 342 का बयान, यानी 342 सीआरपीसी के तहत मुल्जम का एक बयान अदालत के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान अदालत में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था और फौरी तौर पर इस केस का फैसला कर दिया गया। इसके अलावा भी इस केस में बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, यानी कि रात लेट तक इस केस की समाअत चलती रही। इमरान खान साहब के जो वकला थे उनको प्रॉपर तरीके से मौका नहीं दिया गया, स्टेट की तरफ से उनको वकला मुहैया किए गए। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि 16 अप्रैल को होपफुली इस केस का फैसला हो जाएगा, इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाएगी, उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि अदालत जमानत मंजूर करने के साथ साथ इस केस को रिमांड कर दे, यानी कि दोबारा से उसी अदालत के पास भेज दे जिस अदालत ने इस केस का फैसला किया है और उनको कहे कि जो भी आपने कानूनी गलतियां की हैं उनको कवर करते हुए इस केस की समाअत दोबारा से मुकम्मल करके इस केस का फैसला सुनाया जाए। तो बहरहाल ईद से पहले इमरान खान साहब को इस तरह का कोई भी रिलीफ मिलता
मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और फर्ज करें किसी केस में उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से, क्योंकि बुशरा बीबी जब अदालत में पेश हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है और इससे पहले मेरे शहद में भी जहर डाला गया, मेरे खाने में भी जहर डाला गया, बल्कि उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। अब हार्पिक क्या है? एक तरह का तेजाब है, एक तरह का क्लीनर है, आमतौर पर ये घरों में इस्तेमाल होता है, लोग सफाई वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सहाफियों ने जब उनसे सवाल किया कि आप इस हवाले से क्या कहती हैं, आपके पास क्या सबूत है? फर्ज कर लें कि आपने जो इल्जाम लगाया कि आपके खाने में हार्पिक मिलाया गया है, कोई जहर वगैरह मिलाया गया है, तो जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपके पास क्या सबूत है कि आप इसको साबित कर सके? तो बहरहाल बुशरा बीबी इसके ऊपर नाराज हो गई, सहाफियों के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, इमरान खान साहब के पास भी इसकी कंप्लेंट चली गई। इमरान खान साहब ने भी अदालत से मुखातब होते हुए कहा कि मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है, उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मुझे पता है कि मेरी बीवी को कौन मारना चाहता है। तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो अदालत ने कहा कि ठीक है कि आप हमें एप्लीकेशन दें, हम इसका मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली अब बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप हो चुका हुआ है। देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं और भी करूंगा कि बुशरा बीबी ये कैसे कह सकती हैं कि उनके खाने में जहर मिलाया गया। जहर वाली बात करना कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई सियासी कैदी पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि हुकूमत उसको मारने की कोशिश कर रही है, स्टेट उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे तो उस वक्त वो भी ये कहते थे कि मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है। मरीम नवाज ये कहती थी कि मेरे बाप को जहर दिया जा रहा है। अब इमरान खान साहब जब जेल के अंदर मौजूद थे तो वो भी कहते थे कि मुझे जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। अब बुशरा बीबी जो जेल के अंदर मौजूद है तो वो भी ये कह रही है कि मेरे खाने में जहर मिलाया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरा स्टोमिक डिस्टर्ब हो गया, उसमें स्वेलिंग हो गई, मेरा चेहरा सूज गया, मेरी आंखें सूज गई, वगैरह वगैरह। इस तरह के इल्जामात आमतौर पर लगाए जाते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए ये कहा जाता है कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, हालांकि फैक्ट्स इससे कुछ मुख्तलिफ होते हैं। जब बुशरा बीबी ने यह कहा कि मेरे खाने के अंदर हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए हैं, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि क्या आपने किसी शख्स को कतरे खाने के अंदर मिलाते हुए देखा? नहीं। क्या आपको पता है कि आपके खाने में वाकई ही हार्पिक मिलाया गया? नहीं। क्या आपने जिंदगी में कभी हार्पिक को टेस्ट किया, या आपके मैदे के अंदर हार्पिक के कुछ कतरे गए कि आपको पता चल गया कि अगर हार्पिक स्टोमिक के अंदर जाए तो उसका रिएक्शन ये होता है? जब आपने जिंदगी में हार्पिक को टेस्ट नहीं किया तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके खाने में हार्पिक मिलाया गया? और जब आपके पास इस तरह का कोई भी विटनेस मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने किसी विटनेस का नाम नहीं दिया, अगर आपके पास ऐसा कोई गवाह मौजूद है तो आप बताएं कि मुझे फलां शख्स ने यह बताया कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया था। लेकिन जब आपके पास किसी किस्म का कोई गवाह मौजूद नहीं, ना आप किसी शख्स का नाम एक्सपोज करती हैं कि मुझे फलां शख्स ने बताया, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि मुझे हार्पिक दिया गया या मेरे खाने के अंदर जहर मिलाया गया? आपके पास तो किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। और यहां एक बड़ा क्वेश्चन यह भी होता है कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई ताकत, कोई इस्टेब्लिशमेंट, वट कोई भी शख्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है, आपको स्लो पॉइजन करना चाहता है, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई भी शख्स आपको मारना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको जहर देना चाहता है, तो क्या वो इतना पागल है या इतना बेवकूफ है कि वो आपके खाने में जहर मिलाएगा तो फिर आपको पता भी चल जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर किसी की नीयत और इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का है तो वो कभी भी आपको ये नहीं पता चलने देगा कि आपके खाने में जहर मिलाया गया है। और इससे अलावा और बड़ी बात यह है कि जब भी किसी शख्स का मेडिकल चेकअप हो जाए तो पता चल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। देखिए, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है कि कोई भी शख्स अदालत को यह एप्लीकेशन दे कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खदशा है कि शायद मुझे जहर दिया गया हो, मेरा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो जब अदालत के हुक्म के ऊपर डॉक्टरों की एक टीम उस शख्स का मेडिकल चेकअप कर लेगी तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि सियासी लोग जब ये इल्जाम लगाते हैं ना कि उनको जहर देने की कोशिश की गई या उनको जहर दिया गया, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है इंटेंशन को डाइवर्ट करना, मीडिया के अंदर रहना, अंडर डिस्कशन रहना और स्टेट को इस बात की वार्निंग देना कि आपने हमें जहर नहीं देना। मतलब ये इल्जाम नहीं होता कि मुझे जहर दिया गया, बल्कि ये होता है कि आप मुझे जहर मत दीजिएगा। तो बहरहाल बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप हो चुका हुआ है। उनके अपने डॉक्टर ने उनका मेडिकल करने के बाद, उनका चेकअप करने के बाद ये रिपोर्ट दी है कि बुशरा बीबी को किसी किस्म का कोई भी जहर नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब है कि बुशरा बीबी का ये कह देना कि मुझे जहर दिया गया, इमरान खान साहब का ये कह देना, ये कहना कि मुझे पता है कौन मारना चाहता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। और ना ही इमरान खान के पास, ना ही बुशरा बीबी के पास ऐसा कोई गवाह मौजूद है, क्योंकि जब अपने ही डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप करने के बाद
प्रॉपर तरीके से मुआयना करने के बाद यह कह दिया है कि इनको जहर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि अब ये बात क्लियर हो गई कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। वो ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए और मीडिया में इन रहने के लिए और गवर्नमेंट को वार्निंग देने के लिए कि मुझे जहर मत दीजिएगा, इस तरह की बात फैलाई गई है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाद ईसा साहब के नाम लिखा। इसमें कुछ गिले, कुछ शिकायतें की गई। और खत क्या था, खत के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला उठाया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे खत में कहा गया कि हम आपकी तवज्जो असूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 असामियां खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। 4 जजेस की कमी में सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। उन्होंने लिखा कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मेंबर हूं। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में खाली सामियों को जल्द पूरा करना चाहिए ताकि जेर इल्तवा केसेस निपटाए जा सके और अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सके। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि 31 साल से बतौर जज काम कर रहा हूं। मैंने हमेशा अदलिया के वकार के लिए काम किया है। खत में यह भी कहा गया कि मेरे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जेरे गौर ना लाने पर मुझे शदीद तहफ्फुजात हैं। काजी फाइज ईसा ने खुद अदलिया में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 2022 में चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल को खत लिखा था। मेरे खत का मकसद आपके फैसले को चैलेंज करना नहीं, बल्कि अदारे के अंदर शफाफियत और असूल पसंदी और यकसा मौके यकीनी बनाना है। तो बहरहाल ये खत के वो मंदरजात थे जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के नाम लिखा। अच्छा जी, ये बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका लगा, क्योंकि पहले तो ये हो रहा था ना कि यानी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब रीकाउंटिंग हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हारे हुए थे वो जीत रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जीते हुए थे वो हार रहे थे। लेकिन अब जो जीते हुए लोग थे जिनको रीकाउंटिंग में हराया गया, उन्होंने अब अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया और अदालतों के अब इसके ऊपर फैसले आना शुरू हो गए हैं। गुजरांवाला के हल्का NA81 में मुस्लिम लीग नून के MNA अजहर क्यूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जा चुका है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अदर क्यूम नारा साहब पहले इलेक्शन हार चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल इजाज साहब इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन दोबारा जब काउंटिंग की गई तो उस वक्त बिलाल इजाज को हरा दिया गया और अजहर क्यूम को जितवा दिया गया। बहरहाल मामला यह था कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो बिलाल इजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, उनका मुकाबला अजहर क्यूम नारा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे उनके साथ था। तो बिलाल इजाज साहब 8000 वोटों की लीड से जीत गए और बिलाल इजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो दोबारा जब ये रीकाउंटिंग हुई तो रीकाउंटिंग में अजहर क्यूम नारा को 3197 वोटों की लीड से जिता दिया गया और बिलाल इजाज को हरा दिया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 11000 वोटों का फर्क पड़ गया। यानी कि जो 8000 वोटों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल इजाज साहब जीत रहे थे ना, उनको 3197 वोटों की लीड से फिर हरा दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने अदर क्यूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इसके खिलाफ बिलाल इजाज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, एक पिटीशन फाइल की। तो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अजहर क्यूम नारा साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।